एनिमेशन नाम सुनते ही दिमाग में एक कार्टून सी कैरेक्टर्स और कार्टून की छवि बनने लग जाती है। आजकल एनिमेशन का जमाना है। बच्चे तो खास तौर पे एनिमेशन फिल्म्स कार्टून सभी देखते हैं। डोरेमोन हो गया, चिंचैन हो गया या फिर छोटा भीम हो गया, तो सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एंड बहुत अच्छे लगने वाले ये कार्टून कैरेक्टर्स हैं जो एनिमेशन के थ्रू बनते हैं। नॉट ओनली कार्टून, कई फिल्में भी हैं जो एनिमेशन पे बनी हैं, कई फिल्में भी हैं जो एनिमेशन कम आर्ट्स पे रिलेटेड हैं। रामायण इसी तरीके की एक फिल्म अभी रिसेंटली हमारे सामने आई थी। तो ये एनिमेशन होता कैसे है, इसमें बनती कैसे हैं, कैरेक्टर्स कैसे निर्मित किए जाते हैं, उनको वॉइस कैसे दी जाती है या उनकी स्टोरीज कैसे होती है, इन सब की जानकारी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। मैं डॉक्टर ममता मेहता सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ में आज विजय राउत सर हैं जो आर्ट्स एंड एनिमेशन दोनों को लेके बड़े कलाकार हैं। हमें ये बोलना चाहिए कि जिन्होंने नहीं सिर्फ अमरावती में ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश तक में अपना नाम फैलाया हुआ है इसी एनिमेशन और आर्ट की दुनिया में। हम कई बार क्या होते हैं कि चिराग तले अंधेरा होता है, जैसे हमें दूर दूर के कलाकार पता होते हैं कि ये वो हैं, ये बड़े आर्टिस्ट हैं, लियोनार्डो डो विंची एंड रवि राजा एंड राम कुमार वर्मा एंड राजा वर्मा, रवि राजा वर्मा। मैं थोड़ी चित्रकला के करेक्ट आर्टिस्ट के बारे में थोड़ा कम जानती हूँ, 2-3 जो गिने चुने नाम है बस मुझे वही पता है। लेकिन हमारे अमरावती में एक ऐसा आर्टिस्ट, एक ऐसा आर्ट कलाकार मौजूद है जो बैठे बैठे स्केच बना देते हैं, बैठे बैठे पोर्ट्रेट बना देते हैं, बैठे बैठे वो कई तरह की सीनरीज बना देते हैं। और यहाँ ही नहीं, उनके मुंबई में बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज में उनकी प्रदर्शनी लगती है। बड़ी बड़ी आर्ट गैलरीज वो हायर करते हैं और उनकी पेंटिंग्स जो है, जो मुझे अभी जानकारी मिली है कि लाखों में बिकती है। तो हमारे अमरावती के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक ऐसा आर्टिस्ट, एक ऐसा चित्रकार, एक ऐसा एनिमेशन में एक एनिमेशन को उच्च स्तर तक पहुंचाने वाला कलाकार हमारे बीच में मौजूद है। तो मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय विजय राउत सर का कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये इतना जो आर्ट और एनिमेशन का काम है, अमरावती जैसी सिटी में रहकर आपने बाहर तक कैसे पहुंचाया इसको, एंड आप यहाँ तक आपका सफर कैसा रहा? मतलब इतना कैसे आप ये आर्ट की दुनिया में इतनी बड़ी प्रदर्शनी आप मुंबई जैसे शहर में लगा सकते हैं, जहाँ की हम सोचते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े कलाकारों का नाम होता है। हमारे लिए तो आप बहुत बड़े कलाकार हैं जिनकी प्रदर्शनी मुंबई जैसी शहर में लग रही है और लाखों में आपकी पेंटिंग्स बिक रही हैं। तो आपका ये सफर कैसे रहा, कैसे शुरुआत हुई, क्या संघर्ष आपकी जिंदगी में रहा, या सब कुछ आपको थाली में परोसा हुआ मिल गया, ऐसा कुछ रहा, या आपको काफी संघर्ष करना पड़ा? नमस्कार जी सर। मैं सबसे पहले सिटी न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया आप लोगों ने। मैं तो वैसे अमरावती का ही हूँ जी। मैं बचपन में ड्राइंग्स करता था। अच्छा। तीसरी चौथी से मैं ड्राइंग करता था। ओके। तो मेरा पहले से लगाव था कि मैं आगे जाके आर्टिस्ट ही बनूं। अच्छा। बाकी का मुझे पता नहीं था कि मैं आगे जाके कहाँ पे जाऊंगा, ये मुझे पता नहीं था। अच्छा अच्छा। लेकिन मुझे इतना ही पता था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। पहले से मेरा तय था। जबकि मैं गणपति बना मैं नेरपिंगड़ा गांव में था, अमरावती के बाजू में जो गांव है। जी जी। और वहाँ पे एक हमारे भैया पेंटर थे, बड़ा से पेंटर थे, तो मैं उनके यहाँ पे जाके मूर्तियां देखता था। अच्छा। ड्राइंग खुद करता था और मूर्तियां सीखता था उनसे। मैं आंखों से ऑब्जर्वेशन करता था बहुत, और घर में आके मैं करता था। उसके बाद में मैं फिर मेरी पिताजी का तबादला हुआ अमरावती में, तो मैं अमरावती आ गया। अमरावती में आया तो मैं क्या करता था कि मुझे कुछ ड्राइंग करना पड़ता था, लेकिन कोई साधन नहीं था ऐसा। और हमारी मतलब हमारी हालत भी कितनी, आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं थी इतनी, क्योंकि पिताजी प्राइमरी टीचर थे। अच्छा अच्छा। तो कितना उनको सैलरी मिलता होगा जी। तो पूरे फैमिली का तो पालन पोषण और सबका पिताजी करते थे। तो उसमें मेरा ये जो शौक था, इनको कैसा पैसा दे सकेंगे जी। तो जितना भी था मैं बहुत खुश था वैसे। अच्छा। क्योंकि वो उतना करते थे। मैं एक ड्राइंग करने के लिए, मुझे रेफरेंस लेने के लिए मैं मैं गाड़गे नगर में रहता था, प्रभात टॉकीज तक मैं दौड़ते हुए आता था। फिर वो
पोस्टर देखता था पिक्चर का, अच्छा, वो देख के आंखों में मेरे मैं वो समा लेता था, उसको ऑब्जर्व करता क्या था, बात है। और फिर मैं घर जाके हाँ, वही पोस्टर को, मुझे पता नहीं था कैसा बनाते हैं, हाँ, तो मैं हाँ, एक कपड़ा लगाता था स्ट्रेच करके अपने फ्रेम के ऊपर, अच्छा, उसको वाइटिंग मारता था, और फिर उसके ऊपर वैसा ही मैं करने का प्रयास करता था। तो ऐसा देख देख के मैं सीख गए। सीखा। तो जैसे फिल्मों के पोस्टर होते थे तो उसपे तो अभिनेता वो अभिनेत्रियों सब के सब हाँ, फोटोज रहते थे, तो वो मैं बच्चा पोर्ट्रेट था जैसे तब आप काला बना। पत्थर वगैरह लगा था, तो अच्छा, बड़े अच्छा, बड़े अच्छा। वो अच्छे, अमरावती में बहुत अच्छे अच्छे हाँ, नहीं त्रिमूर्ति अमरावती तो गढ़ आर्ट था और खैर, ये तो बहुत हाँ। अच्छे अच्छे हाँ, पोस्टर डिजाइन करने वाले अमरावती लोग तो थे। फिल्मों तब का। नाम मुझे पता नहीं था, अभी नाम हाँ, मुझे पता है। जी। हाँ, तो वो पोस्टर देख के मैं हम्म, सीखा कि अच्छा, अच्छा, कैसा ड्राइंग करना चाहिए। अच्छा। हाँ, हम्म, तो फिर बाद में मुझे लगा कि 10वीं के बाद में हम लोग मुझे तो आर्ट में ही जाना है। हम्म, मेरी एडमिशन हुई थी हम्म, पॉलिटेक्निक में, अच्छा। लेकिन मैंने पिताजी को बोला कि मैं नहीं बनना चाहता हूँ हम्म, इंजीनियर, हम्म, मुझे नहीं बनना है, मुझे हम्म, आर्टिस्ट ही बनना अच्छा। है। मेरे भाई ने भी मेरे लिए बहुत कोशिश की, हम्म। मेरे पिताजी को मैं मनाया। यही पूछना चाह रही थी कि अभी जैसे आपने बोला कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो उस परिस्थिति में जब बच्चे पेरेंट्स ज्यादा ये रहते थे कि हम्म, नहीं भाई आप हाँ, पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या कुछ ऐसा करना है कि हम्म, आपको जॉब लग जाए। मतलब उस समय में चित्रकार हो या कवि हो, या उनको तो बड़े उस नजरों से देखा जाता था कि बड़ा हो क्या आर्टिस्ट बनेगा, कवि बनेगा, तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या। हम्म। तो उस स्थिति में आपको वही इतना वही इसलिए प्रोत्साहन कैसे मिल गया। वो मेरे पिताजी को ऐसा लगता था हाँ, कि आर्टिस्ट बन के ये दारू पीने वाला है, ये बीड़ी सिगरेट पीने वाला हाँ, है, ये क्योंकि ऐसा करने कलाकार वाला है, कलाकार है जी तो की छवि ऐसी ही है कलाकार की ज्यादातर। छवि ऐसी होती है। जी। लेकिन मैं उससे परे हूँ, मैंने कभी वो तो ऐसा नहीं बिल्कुल किया। बिल्कुल हम मैं जानते हैं सर। मैं मुंबई में गया, जी। मुंबई में मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ा। अच्छा, पहले यहाँ पे फाउंडेशन किया मैंने अमरावती में, अच्छा, चित्रकला महाविद्यालय में। अच्छा, अच्छा। उसके बाद में मैं मुंबई गया, मुंबई में पढ़ा। मैं 87 का वहाँ पे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, मेरे कमर्शियल में था मैं। मेरे क्या बात लगाव है। मेरा पेंटिंग में था, लेकिन हम्म, था एजुकेशन मैंने कमर्शियल का लिया। अच्छा। कमर्स लेकिन मैंने जो एजुकेशन लिया, मैंने जी। मेरे पिताजी को बताया था कि मैं हाँ, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आऊंगा, क्योंकि हम्म, उनकी स्थिति आर्थिक हालत ऐसी थी कि मेरी जवाबदेही थी कि मैं मुझे काम करना ही है, हाँ, मुझे चाहे फर्स्ट कुछ क्लास भी फर्स्ट आना आना है। ही है। फिर चाहे तो मैंने काम में बहुत हो। कोशिश की, हम्म, मैंने बहुत मेहनत की, और हम्म, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। जी। लेकिन तब से मुझे लगाव था मोशन का। अच्छा। जब जी। मैं जब आर्ट करता था तो मुझे लगता हम्म, था कि मैं चंदा मामा पढ़ता था, तो मुझे हम्म, उसमें लगता था कि अरे ये ड्राइंग तो वो कथा में लिखा लिखा रहता था कि ड्राइंग फिर वो जिंदा हो गया। हाँ, मैंने जिंदा कैसे होता है? हाँ, तो मैंने हम्म, बहुत उसके ऊपर ये किया कि अरे ये तो कैसे हो ये जाता कैसे है। होता है? तो मोशन हम्म, के ऊपर बहुत लगाव था मुझे कि हम्म, ये मोशन में टर्न हो जाए। अच्छा, तो तो इसीलिए उसके फिर। बाद में मैं जब जेजे स्कूल, जब मैं स्कूल ऑफ आर्ट में था, हम्म, वहां से मैंने पूरा डिग्री अपने अपनी जीडी आर्ट किया कंप्लीट। अच्छा। फिर रेडिफ्यूजन में मैं आर्ट डायरेक्टर था। हम्म, हम्म, उस कंपनी में हम्म, पहले विजुअलाइजर था। अच्छा, फिर बहुत सारी कंपनी में मैंने एडवर्टाइजिंग कंपनी में भी काम किया मैंने। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। तो उसके मतलब बाद उसके बाद आपका जैसे एक तरह से कैरियर शुरू ही हो गया मेरा था मेरा ये। शुरू हुआ। हम्म, तब मैंने सोचा कि मुझे अभी थोड़ा सा एनिमेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अच्छा। एनिमेशन में भी आना चाहिए। हाँ जी, तो ये लेकिन बहुत तब तक शौक मैं एक अच्छा कैलेंडर डिजाइनर था, अच्छा है। इलस्ट्रेटर था। हम्म, उसके बाद में मैंने जब ये मेरे एक मित्र थे, हम्म, बहुत अच्छे मेरे कॉलेज के दोस्त थे, उनका अच्छा, नाम था राज ठाकरे जी। अच्छा, हम्म, क्या तो बात है। हाँ, हाँ, तो उनके घर को तो पूरा ये माहौल ही था, हाँ, क्या बोलते पेंटिंग का और अच्छा, कैरिकेचर बनाने का, फिर ये कार्टूनिंग का। खुद बाला ओके। साहेब ठाकरे इंडिया के सबसे बड़े कार्टूनिस्ट थे, आर के लक्ष्मण और बाला साहेब हम्म, ठाकरे। राज ठाकरे तो बहुत ही अच्छे कार्टूनिस्ट थे। उनके भाई भी उद्धव ठाकरे भी बहुत अच्छे फोटोग्राफर है, बहुत अच्छा उनका ड्राइंग भी है, कमांड है उनके ऊपर। अच्छा, तो अच्छा। उनके साथ में मेरा जब कॉलेज में थे तो दोस्त थे, तो वो दोस्ती आज तक मेरी कायम है उनके साथ में। क्या बात है। और मैं बहुत कुछ सीखा हूँ उस घर से, बहुत हम्म, इंस्पायर हुआ हूँ। दोनों तरफ से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। एक तो उनकी समाज सेवा, अच्छा, और उनका आर्ट के आर्ट प्रति के लगाव। प्रति लगाओ। हाँ, ये दोनों से मैं बहुत प्रभावित हम्म, था। हम्म, हम्म, और वो प्रभाव की वजह से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अपन ने कार्टून फिल्म बनानी चाहिए, ऐसा अच्छा। करना चाहिए। तो उनके साथ में ही मेरा पहला जो मैंने उनका एक एजेंसी बनाई, हम्म, तो राज ठाकरे जी के साथ में ही एक एजेंसी बनाई थी मुंबई अच्छा। में। हम्म, तो उसमें आपने कुछ फिल्में या कुछ कार्टून। नहीं, पहले हमारी एड एजेंसी थी, अच्छा। और उसके बाद में फिर
जैसे राज ठाकरे ने मूव किया राजकारण की तरफ, तब मैंने मूव किया कि मुझे अच्छा कॉलेज करना है एनिमेशन का। तो एनिमेशन का कॉलेज मैंने अमरावती में आके फिर मैंने इंट्रोड्यूस किया 2003 में जी। तब तक मैं जहांगीर आर्ट गैलरी करके एक मुंबई में बहुत बड़ी गैलरी है, बहुत पुरानी गैलरी है, एशिया की बड़ी गैलरी है। मुझे तो लगता है कि जहांगीर आर्ट गैलरी वो गैलरी जो एक संस्था चलाती है या 2-3 मिलके जो चलाते हैं, गवर्नमेंट एक संस्था और जहांगीर, उसमें की बॉम्बे आर्ट सोसाइटी करके है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी उसको भी 150 साल हो गए कम से कम। तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का मैं प्रेसिडेंट बना, 9 साल तक मैं प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद में बांद्रा में हमने एक जगह ली जी, गवर्नमेंट की तरफ से जी। फिर एक गैलरी बांधने की कोशिश की। एक 7-8 मंजिली गैलरी वहां पे अभी है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। ओके, तो ये अभी हुआ होगा रिसेंटली? मतलब नहीं, ये 4-5 साल 5-6 साल पहले हुआ। मोदी जी ने किया, मतलब मोदी जी के आने के बाद ही उसका तो वो उसका उद्घाटन किया। तो वो आप लोगों ने बनाई? ये आप लोगों ने, हम लोगों ने कोशिश करके पूरी एक गैलरी बनाई। तो इसमें आप भी थे और ठाकरे साहब? हाँ, मैं नहीं, ठाकरे साहब नहीं थे, वो गैलरी वो उसमें नहीं थे। मेरी हमारी स्वतंत्र एक संस्था थी, द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी करके, द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई। और ये आपकी संस्था बहुत पुरानी सोसाइटी है जिसका मैं प्रेसिडेंट बना। ओके। जिसने बड़े-बड़े आर्टिस्ट, इस संस्था ने बड़े-बड़े आर्टिस्ट को पैदा किया इंडिया में। अच्छा, मैं वही पूछने वाली थी कि आपने फिर इसमें और भी कलाकारों यही गैलरी जो है जो जहांगीर को भी चलाती है, और ये और बड़े-बड़े प्रोग्राम्स करती है आर्ट क्षेत्र में। और उसके प्रेसिडेंसी जब मैं उसका प्रेसिडेंट बना जी, तो मुझे आर्ट जगत की भी समझ आई कि आर्ट जगत क्या होता है। अच्छा। और क्या चाहिए आज। अच्छा। तो मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, हमने आज जो वर्ल्ड जा रहा है, आर्ट के साथ में जो वर्ल्ड जा रहा है वो टेक्नोलॉजी के साथ में जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो आर्ट के साथ में टेक्नोलॉजी मिक्स होनी चाहिए। इसलिए मैंने कौन सा भी कोर्स नहीं लिया दूसरा। सबसे मैंने जो कॉलेज किया 2003 में, तो यहाँ पे जब लैमिनेशन बोलते थे अमरावती में, तब मैंने एनिमेशन का कोर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया अमरावती में। अच्छा। तब मैंने एक बड़ा प्रोग्राम लिया यहाँ के सांस्कृतिक भवन में। वहाँ पे कम से कम 2-2.5 हजार पब्लिक देखने के लिए आई थी। शो 5-6 घंटे हमने शो किया, चित्रशिल्प काव्य जैसा। अच्छा, तो वो कुछ आपने पिक्चर्स दिखाई थी वहाँ पे, या कि एनिमेशन कैसा होता है? हमने स्टेज के ऊपर हमने एनिमेशन किया। हाँ, तो आपने मतलब ये दिखाया कि एनिमेशन कैसा होता है, क्या होता है, पिक्चर्स कैसे बनती हैं, या ऐसे? वॉल्ट डिज्नी का, हाँ, ये जो वॉल्ट डिज्नी जो संस्कार पूरे वर्ल्ड में तैयार किए हैं, कार्टून के ऊपर, फिल्म के ऊपर एक अपना एक वर्ल्ड बनाया वॉल्ट डिज्नी ने, जिसको वॉल्ट डिज्नी नाम का वर्ल्ड हम लोग जानते हैं, डिज्नी वर्ल्ड। तो वो एक ये थी कि अरे डिज्नी वर्ल्ड अमेरिका में है, तो डिज्नी वर्ल्ड जैसा अपन क्यों ना करेंगे करके मैंने फिर अमरावती में एक जो कॉलेज शुरू किया जी। हाँ, वो उसके पहले मेरी एक कंपनी थी मुंबई में जी, एनिमेशन की कंपनी थी। उस एनिमेशन कंपनी के तहत हमने बहुत इंटरनेशनल फिल्म्स भी बना, डिज्नी के लिए काम किया, वार्नर के लिए काम किया, डिक के लिए काम किया। तो आप फिल्में बनाते थे या इसमें कुछ और ग्राफिक्स या कुछ? हम लोग बेसिकली पारंपरिक फिल्म्स बनाते थे। अच्छा, पारंपरिक फिल्म्स मतलब सेल एनिमेशन करते थे, जो कि 1 सेकंड के लिए 24 फ्रेम बनाई जाती है। अच्छा। और 2 कैरेक्टर रहे तो 48 फ्रेम हो गई, और 3 कैरेक्टर हो गई तो फिर देखो 75 के करीब फ्रेम हो जाती है। अच्छा। फिर उसका शेड, उसका लाइट, उसके लिए अलग फ्रेम, मतलब एक अच्छा सीन 1 सेकंड का बनाना रहा तो 200-250 फ्रेम बनानी पड़ती है। ऐसा आप सोचो कि 90 मिनट फिल्म्स के लिए कितनी फ्रेम्स बनानी पड़ती होंगी। तो ये एनिमेशन में अभी भी ऐसा ही चल रहा है या? तो सेल एनिमेशन में ऐसा ही चलता है अभी भी। और मैंने कॉलेज उसका शुरू किया था कि जो पारंपरिक सेल एनिमेशन हम लोगों को सिखा सकेंगे, उसके बाद में फिर टेक्नोलॉजी का उसमें यूज करेंगे। और टेक्नोलॉजी का यूज करके फिर टेक्नोलॉजी के साथ में अगर वो एनिमेशन हुआ तो थोड़ा सा इजी भी जाएगा, एक रास्ता अपने यहाँ के बच्चों के लिए खुल जाएगा, नई पीढ़ी के लिए खुल जाएगा। तो आज मेरे यहाँ पे बीएससी एनिमेशन है, एमएससी एनिमेशन है। आज हम पीएचडी का सोच रहे हैं कि पीएचडी इस क्षेत्र में पीएचडी लोग कर सकेंगे। क्योंकि अभी तक क्या होता है कि पीएचडी हम किसी विषय के ऊपर करते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो विषय के ऊपर जब फिल्म करते हैं, अब आप पीएचडी करते हैं तो उसमें खाली हम
जो हमारा लिखित जो ये है, हाँ मतलब हम जो क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न जो होता है वही करते हैं। लेकिन अगर पीएचडी विजुअल के साथ में हुई तो मोशन के साथ में हुई तो उससे भी ज्यादा कठिन पीएचडी ये हो जाएगी और उसके लिए एक अच्छा ये भी मिल जाएगा, मतलब ये पूरा फील्ड वर्क और प्रैक्टिकल वर्क हो जाएगा, मतलब मुझे अगर समझ संभाजी का, अगर मुझे संभाजी महाराज के ऊपर मुझे फिल्म पीएचडी करनी है और मैं संभाजी महाराज के ऊपर सिर्फ लिखूंगा नहीं, तो मैं वो कैसे दिखते होंगे, वो कैसा पहनते होंगे, वो युद्ध में जो जाते होंगे तब कैसा ड्रेस पहनते होंगे, क्या रहता होगा, उनके वेपन्स क्या रहते होंगे, उनके वेपन्स कैसे रहते होंगे, हाँ उनका हॉर्स कैसे होगा, उन्होंने युद्ध कैसे किया होगा, वो धोती पे रह के युद्ध किया होगा या और कोई ड्रेस होगा, तो उसके ऊपर हम लोग ये बहुत रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च विद वीडियो, रिसर्च विद मोशन, तो ये पीएचडी को ज्यादा महत्व आ जाएगा। और वो पीएचडी के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्पॉन्सरशिप भी उस लड़के को मिल सकती है, और वो जो फिर वो एक सब्जेक्ट जो बनाएगा उस सब्जेक्ट के ऊपर कोई चाहे तो फिल्म भी बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसका करियर हो सकता है। हाँ, सिर्फ वो पीएचडी नाम की नहीं रहेगी, तो वो पीएचडी को महत्व रहेगा वर्ल्ड वाइड। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैं अपने यहाँ के लोगों को दे सकूं थ्रू अपना गाडगे महाराज यूनिवर्सिटी की तरफ से। बिल्कुल, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में एनिमेशन एक सब्जेक्ट ही रखा है उन्होंने, बिल्कुल एक सब्जेक्ट के रूप में एनिमेशन को पढ़ाया जा रहा है। तो अगर ये इस तरीके से होता है, क्योंकि हमारे युवा आजकल रोजगार को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, या जो भी मतलब बोलिए कि सभी का एक ही शुरू से लेके आखिरी तक सभी युवाओं का एक ही फंडा रहता है कि हमको कैसे भी करके आगे अर्निंग करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करे। तो कई सारे बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, जैसे आप आर्टिस्ट बनना चाहते थे, अब सारे बच्चे तो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते ना, सबकी रुचि अलग अलग होती है। तो ऐसे में बच्चे कुछ एनिमेशन करना चाहते हैं, तो आप के पास में उनके लिए कुछ इस तरीके का गाइडेंस है? क्योंकि अभी एनईपी ने लाया है, ये एनिमेशन का कोर्स ही लाया है। तो नहीं, एनईपी में क्या है, एनईपी में ये कोर्स है, लेकिन आपको जब मैंने कोर्स लाया था ना, ये आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ। जब मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये कोर्स लाया, मैं अमरावती यूनिवर्सिटी में गया। तो अमरावती यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले क्या बोला कि बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में एक सब्जेक्ट, एक आप एनिमेशन कर लो। मैंने बोला सर एनिमेशन साइंस अलग है, मुझे जो एफिलिएशन मिला है वो एनिमेशन बीएससी एनिमेशन के लिए मिला है, टोटली अलग। आप अगर एक सब्जेक्ट लेंगे, एक सब्जेक्ट के ऊपर सीमित करेंगे इसको, तो इसका कोई महत्व नहीं है। एनिमेशन एक अलग साइंस है, तो जिसमें आर्ट है, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें म्यूजिक है, जिसमें वॉइस है, ये सब कुछ ग्राफिक्स है, जिसमें ग्राफिक्स है, जिसमें वीएफएक्स है, ये सब मिलके एक एनिमेशन बनता है। हाथी है एनिमेशन, और आप बोल रहे कि इसको तुम एक सब्जेक्ट में बना दो, इसको बना दो, तो कैसे होगा? तो फिर मुझे बहुत कोऑपरेट किया अमरावती यूनिवर्सिटी ने। और फिर जब हमने कोर्स बनाया, तो आज ये मेरा कोर्स करके एक भी लड़का खाली नहीं रहे। क्या बात है। मेरा एक ऐसा कोर्स है जिसको मुझे बोलना नहीं पड़ता है कि मुझे तुमको मैं जॉब दिलवाऊंगा या जॉब दिलवाऊंगा, मुझे झूठ बात नहीं करनी पड़ती है, अपने आप ही उनको मिल जाता है, अपने आप उनको जॉब मिलता है। मैंने कोर्स डिजाइन ऐसा किया क्योंकि मैं मुंबई से, मैं तो गरीब था, मैं जब एजुकेशन के लिए मुंबई में गया था तब मैं एक वक्त खाना खाता था क्योंकि पैसे नहीं आते थे, दूसरे वक्त मुझे खाना भी नहीं मिलता था। और फिर मैंने पढ़ाई की, और फिर पिताजी को वचन भी दिया था कि मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आऊंगा। तो दिन रात में काम करता था, जब लोग सोते थे तब मेरा तब तक मैं काम करता रहता, 4 बजे तक मैं काम करते रहता था दिन के। तो वो सब इतनी मेहनत करने के बाद में, और फिर जो सक्सेस मिला मुझे उसके बाद में, तो मेरा सक्सेस कैसे हुआ? फुटपाथ से मेरा सक्सेस महल तक हो गया। मतलब मेरा वो 30 साल का जो संघर्ष था वो मैंने 3 साल में एक कोर्स के जरिए मैंने देने की कोशिश की। और इसीलिए क्या होता है कि मेरे यहाँ पे जो भी पढ़ने आता है, मैं उनको ये पूछता हूँ खाली कि तुझे पैशन से ये करना है कि नहीं करना है। अगर तुझे पैशन अगर तेरे में है, ड्राइंग नहीं रहे तो भी चलेगा, ड्राइंग तेरे को आता नहीं तो भी चलेगा, लेकिन तुझे कार्टून फिल्म अच्छी लगती है, तुझे मोशन अच्छी लगती है, तुझे ये करना है, अगर तेरी है तेरी दिन रात काम करने की तेरी अगर लगन है तो मैं तुझे सिखाऊंगा। और आज मैं बोलता हूँ मेरे यहाँ पे 100 में से
95 बच्चे को रोजगार मिलता है, मतलब मिलता है। क्या बात है। तो जैसे अगर उनको ड्राइंग नहीं भी आ रही है, समझो, तो बिना ड्राइंग के भी वो इस फील्ड में आ सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ, ड्राइंग जिसको आती नहीं है, लेकिन जिसका इंटरेस्ट है, हाँ, उसका तुम राइट साइड शुरू कर दो। ओके। उसका कुछ असाइनमेंट्स है हाँ, जिससे राइट साइड शुरू हो जाता है। जब राइट साइड शुरू हो जाता है, बच्चों को ऑटोमेटिकली ड्राइंग आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये मैं नहीं बोलता हूँ, साइंस है। और मैं जो आर्ट पढ़ाता हूँ, वो आर्ट साइंटिफिक वे में पढ़ाता हूँ। मैं जो आर्ट पढ़ाता हूँ, वो साइंस के साथ में पढ़ाता हूँ। क्योंकि अगर मुझे एक कैरेक्टर को 360 में मुझे करना है, मोशन देना है, तो मुझे 360 डिग्री का मुझे अभ्यास करना पड़ेगा फिगर ड्राइंग का। तो फिगर ड्राइंग का अभ्यास मैं कैसा करूंगा? विदाउट साइंस थोड़ी करूंगा। उसके पीछे साइंस है, क्योंकि हम जो एक मॉडल है, हम एक मॉडल है, हम एक मशीन है। ये मशीन को किसने तो भी बनाया है। तो एग्जैक्टली मैं जो ड्राइंग करता हूँ, उसका क्रिएटर मैं हूँ, उसका क्रिएटर मैं हूँ। और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमारे ऊपर जो ये करते अप्लाई होती है, वही उसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए जो हम बनाते हैं। अगर उसके ऊपर हमने अप्लाई किया तो ही हमारी फिल्म जिंदा रहेगी। सो इट्स वेरी डीप सब्जेक्ट। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। से कि ये इजी है एनिमेशन, यू कैन इफ यू नो ओनली ड्राइंग, तो यू कैन बी अ एनिमेटर या नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुमको कैरेक्टर का पूरा स्टडी चाहिए, तुमको बैकग्राउंड डिजाइन का पूरा स्टडी चाहिए। आर्ट कॉलेजेस में और एनिमेशन कॉलेज में यही फर्क है, डिफरेंस है। अभी जितने भी आर्ट कॉलेजेस है, मेरे ख्याल से, मैं आपको बोलता हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल बोलता हूँ, जितने भी आर्ट कॉलेजेस महाराष्ट्र में है, वो गवर्नमेंट ने रिशफल करने चाहिए, उसके कोर्सेस को चेंज करने चाहिए। ये जो आर्ट कॉलेजेस है, इसमें कोई लड़के को रोजगार नहीं मिलता है, चाहे वो जजेस स्कूल ऑफ आर्ट हो, चाहे फिर अभिनव हो, चाहे कितना औरंगाबाद का स्कूल ऑफ आर्ट हो, चाहे फिर नागपुर का स्कूल ऑफ आर्ट हो। ये जितने भी आर्ट कॉलेजेस है, ये आर्ट कॉलेजेस में अगर तुमने कोर्सेस में चेंजेस नहीं किए, तो ये आर्ट कॉलेजेस में बच्चे जब पैदा होंगे, तब 4-5 जो लोग हैं जिनको गॉड गिफ्टेड है आर्ट, वही सिर्फ सर्वाइव कर सकेंगे, बाकी के सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर उनके साथ में टेक्नोलॉजी की अगर उनको जोड़ अगर दी है, जो मैंने की, मैं भी आर्ट कॉलेज एटीडी ला सकता था, जीडी आर्ट ला सकता था, बीएफए ला सकता था, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, क्योंकि मैं जानता था, क्योंकि मैं आर्ट मैंने पढ़ा था, वो भी मेरिट से पढ़ा था, और मुझे टेक्नोलॉजी का पता था कि वर्ल्ड कहाँ जाने वाला है, ये मुझे थोड़ा बहुत पता था। तो मैंने आर्ट को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया, तो आज मुझे रोजगार देना नहीं पड़ता है, और इसका उनको जो रोजगार मिलता है। लेकिन चित्रकला महाविद्यालय में जाके देखो, वो खाली क्या करते हैं, वो मॉडल को देख के ड्राइंग करते हैं। वो तो मैं भी करता हूँ, मैं उसमें मास्टर हूँ, बराबर है, पोर्ट्रेचर में। बाकी के लोग, लेकिन मैं जेरॉक्स करता हूँ ना खाली उनकी। मैं जब पोर्ट्रेचर करता हूँ, तो मैं कॉपी करता हूँ खाली। मेरे ब्रेन का क्या, ये मिनी मोबाइल लाइब्रेरी जो है, उसका क्या, अरे वाह। तो उसके साथ वो ब्रेन का और उसका संबंध आना चाहिए। आपने मिनी मोबाइल लाइब्रेरी, उसका वो मुझे 360 में विदाउट देख के मेमोरी से मुझे करते आना चाहिए। मेमोरी से मुझे पूरा सामने दिखना चाहिए। मैं जो सीन कर रहा हूँ, वो मेरे सामने मुझे दिखना चाहिए। कब दिखेगा वो? जब मुझे साइंस का पता हो, जब मैं उसको विदाउट सीइंग एनीथिंग, मैं जो गेस कर सकूं, उसको मैं देख सकूं मेरे आंखों के सामने, तब मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन आर्ट्स कॉलेज में ये होता नहीं है। अरे अमरावती में बहुत सारे आर्ट कॉलेज में बताता हूँ, बहुत सारे, ये वो हॉबी तक सीमित है, वो हॉबी तक ठीक है, उनके हॉबी कोई रोजगार से रिलेटेड नहीं है। रोजगार से रिलेटेड मैं इसको बोलता समझता नहीं हूँ, क्योंकि आज हमारी कंपटीशन इंडियन लोगों के साथ में है ही नहीं। आज हमारी कंपटीशन है यूरोप के लड़कों के साथ में, अमेरिकन लोगों के साथ में, जापानीज लोगों के साथ में, कोरियन लोगों के साथ में, जर्मनी के लोगों के साथ में। अगर हमारी कंपटीशन उनके साथ में है, तो हमको इम्प्रूव भी चाइना के साथ में, तो हमको उस टाइप का काम करते आना चाहिए। खाली हमको देख देख के ड्राइंग करते नहीं आना चाहिए, अपना दिमाग का भी और यूज करना चाहिए, इमेजिनेशन का भी। मैंने एक लड़के का ड्राइंग देखा, फिर ग्राफ निकाला उसने, ग्राफ के ऊपर उसने ड्राइंग किया, ठीक है, वो नहीं चलता है। अच्छा, वो नहीं चलता है। तुमको बाय हार्ट एंड बाय ब्रेन, दोनों भी यूज करके तुमको ड्राइंग आना चाहिए। मैं विजुअलाइज करके मुझे ड्राइंग आना चाहिए। तो ये विजुअलाइजेशन पावरफुल करने के लिए कुछ जो असाइनमेंट्स है, वो असाइनमेंट्स तुमको
ये हाथ से भी ड्राइंग आना चाहिए, हाँ। ये हाथ से भी ड्राइंग आना चाहिए। अच्छा, पूरा बराबर दोनों आपका और सब चलना दोनों चाहिए हाथ इसमें। नहीं रहे तो पैर से भी ड्राइंग आना चाहिए। ओह, अगर पैर भी नहीं है तो अगर मैंने यहाँ पे अगर पेंसिल रखी हम्म, तो उस पे भी ड्राइंग आना चाहिए। इसका हम्म, मतलब ऐसा है कि मैं ड्राइंग ब्रेन से करता हूँ। हाँ, ये मेरे टूल है, हाथ मेरे टूल है, पैर मेरे टूल है, ये मेरा टूल है, लेकिन बस ये ड्राइंग यहाँ से दिमाग आना से। चाहिए। हम यहीं पे फंसते हैं। बहुत बहुत मतलब बड़ी हाँ, बात की है उन्होंने कि मुझे लगता है कि कई कलाकार जो ऐसे हैं जो मतलब हाथ पैरों से लाचार हैं, कोई तो किसी के हाथ नहीं है तो वो पैर से ड्राइंग कर रहा है। कई सारे सीन हमारे सामने ऐसे आए थे, कई कई ऐसे बच्चे थे जो मुंह से ड्राइंग कर रहे थे। तो मतलब सर का जो बोलना है बिल्कुल सही है कि वो अपने टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन काम वो दिमाग से कर रहे हैं, और इसलिए वो आगे तक मतलब अपना कैरियर बोलो या कुछ चीज ऐसी बोलो या और जो इमेजिनेशन है उसको बढ़ा सकते हैं आगे। खाली देख के एक चीज बनना और अपने इमेजिनेशन से एक चीज को बनाना दो बहुत डिफरेंट बहुत चीजें बहुत हैं। बहुत डिफरेंट चीज है। बहुत हाँ, डिफरेंट चीजें हैं हाँ, ये। तो तो इसलिए मैं इमेजिनेशन भी बहुत जरूरी है इस चीज। तो खैर ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग या क्रिएटिव सीन या क्रिएटिव मूवी बनाना ये तो वैसे भी है ही सही। तो इसके लिए तो दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा, कुछ दिमाग का यूज आपको करना ही पड़ेगा। बराबर है। तो इसके लिए अगर मान लो कोई स्टूडेंट आना चाहता है एनिमेशन में, जैसे आपने बोला कि ड्राइंग नहीं भी आती तो ठीक है, लेकिन उसके पास कोई क्रिएटिव आइडियाज हैं, कोई क्रिएटिव थ्योरी है, स्टोरी है, तो वो लेके आपके पास आ सकते हो। तो उसमें ड्राइंग क्या हम मैंने क्या बोला, अभी नहीं ड्राइंग आता तो चलेगा, लेकिन ड्राइंग आना बहुत जरूरी है। और वो ड्राइंग हम आना सिखाते हैं। सिखाते हैं, लेकिन अगर उसके पास क्रिएटिव आइडिया है तो वो आ सकता है आपके पास एग्जैक्टली में हम बिल्कुल। हमको तो पता चलता है वो जब थोड़ा सा पेंसिल पेंसिल स्केच यूज करता करता है है, ना, हाँ। तब हमको पता चल जाता है कि ये सिर्फ कितने हाथ पानी से में कर रहा है है कि ब्रेन ब्रेन से से कर कर रहा रहा है। है। इसने जो लाइन यहाँ पे खींची है ब्रेन से खींची है, हाथ या से हाथ से खींची, खींची है। वो हमको पता चल जाता है। और फिर उसके वो जो बताता है। हाँ, और मैंने कितने लोग देखे ऐसे जिनका ड्राइंग अच्छा नहीं था, हाँ, लेकिन आज वो बहुत बड़े 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 अच्छा एनिमेटर है। बन गए। हाँ, लेकिन ये जो संस्थाएं हैं, हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, हाँ, जी, ये जो छोटी छोटी जो संस्थाएं माया अकादमी है, अच्छा, या फिर फिल्म बॉक्स है, हाँ, अरीना है, हाँ, देखो इनके इनके शॉप में कभी जाना नहीं चाहिए, कभी ओके, नहीं जाना, कभी नहीं सीखना चाहिए। मैं तो ये संदेशा देता हूँ इतने साल से। हाँ, अच्छा, मैं पूरे इंडिया में घूमता था उसके लिए कि ऐसे संस्था में हिस्सा ना लो जो 2 घंटा पढ़ाती है, हफ्ते में 3 घंटा, मतलब एक दिन 2 घंटा, फिर गैप, फिर 2 घंटा, हफ्ते में 3 दिन पढ़ाती है। 6 घंटे में आपको मैं बताता हूँ, 6 घंटे में कोई कला आ सकती है क्या? नहीं बिल्कुल 6 घंटे नहीं, में इसके लिए ड्राइंग आ तो सकता है क्या? 6 घंटे में स्कल्पचर आ सकता है क्या? 6 घंटे में आपको म्यूजिक आ सकता है क्या? बिल्कुल 6 घंटे में आपको बाकी कुछ आ सकता है क्या? 5-6 हम्म, महीने में ये लोग कोर्स बनाते हैं तो ये लोग डाका डालते हैं तुम्हारे घर को। जी, तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं, फ्रेम बॉक्स वगैरह, ये डकैत है सब। अच्छा, अपने अपने ये तो उसमें गरीब लोगों के सपनों घर को में लाके, सपनों को दिखा के हाँ, लेने वो वाली बोलते हैं चीजें कि हैं ड्राइंग की जैसे। जरूरत नहीं है, हम्म, एनिमेशन के लिए ड्राइंग की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं। उनको हम्म। खुद को पता नहीं है कि तो अभी जो ये एआई एनिमेशन आ किसके गया है साथ भी में। इसलिए बोलते होंगे वो, क्योंकि अभी एआई नहीं ने तो नहीं, पूरा इजी देखो कर दिया है, हर आपको चीज मैं आप एआई से बना सकते ये हैं। आए हम हमारे कॉलेज में भी इंट्रोड्यूस हमने किया है। हाँ, हम बच्चों को एआई के थ्रू भी सिखाते हैं, हम्म, लेकिन एआई का यूज कितना करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, हम्म, ये हमारा मित्र हो सकता है। हम्म, मैं आपको खुद अभी, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मैं 10 मिनट में बताता हूँ आपको कि ये आय क्या कर सकता है। बराबर अच्छा, है, ये आय हमारे मन से चलना चाहिए, हम्म। हम ये आय के मन से मन नहीं से नहीं, चलने लेकिन अभी चाहिए। सिचुएशन तो हाँ? ऐसी ही हो रही है कि हम एआई के मन से देखो चल रहे देखो हैं। कैसा है, वो अपने आखिर में ब्रेन बड़ा है अपना, हाँ, ये हमारे ब्रेन से बना हुआ ये आय है। उसका यूज कैसे करेंगे वो हम लोगों को समझ। ये हमारे घर को 2 नौकर है। एक नौकर को हमने कितना भी बताया वो स्लो काम करता है, दूसरा नौकर फास्ट काम करता है। ये हमारा नौकर है, ये आय। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये नौकर अभी मालिक बनने की कोशिश कर रहा है, आपको मालिक नहीं बनने लगता की, ऐसा? उसको हावी होने नहीं देना चाहिए। हाँ, लेकिन ये हो तो रहा है, वो ऐसा लग रहा ये है कि वो मालिक बनने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं बन नहीं जाए, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आजकल हर इतने काम इजी हो गया है। इतनी जल्दी नहीं होगा ये। हम्म, ये आप जो क्योंकि बता रहे जो हैं, आप सर्टन इसमें हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं जब कोई मैं क्या फायदा क्या हुआ ये आय का, मैं ये आय का फायदा मैं जानता हूँ। अच्छा, है फायदा है उसका, ये आय का फायदा हाँ, आर्ट में बहुत अच्छा है, फायदा हो सकता है। अच्छा, अभी सपोज कोई आज कुछ हो गया, अभी सपोज कॉकरोच बोल दिया, हाँ, बराबर है, हाँ, अभी मुझे तुरंत प्रतिक्रिया देनी है कॉकरोच बोलने के ऊपर, तो बिल्कुल, मैं कार्टून करूंगा। हम्म, 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 वो
उनका कार्टून करूंगा, फिर मैं उसको एनिमेट करूंगा। इसके लिए मुझे 7-8 दिन निकल जाएंगे मेरे, अच्छा। एक ही बात को। हाँ, ये 7-8 दिन निकल गए तो सब्जेक्ट पुराना हो पुराना गया। हो जाता है। अब मैं बिल्कुल, क्या करता हूँ, आपको करंट अफेयर में चाहिए। करंट अफेयर में हम्म, चाहिए तो मैं उनका जस्ट कैरिकेचर करूंगा। अच्छा। जिसने भी कॉकरोच बोला है हाँ, उनका मैं हाँ, मतलब कैरिकेचर हाँ, करूंगा। हाँ, फिर मैं हाँ, ईआई में जाऊंगा, हाँ, ईआई में बोलूंगा मुझे इसको सुपर रियलिस्टिक में टर्न बनना कर दे, करना, वो सुपर रियलिस्टिक में टर्न कर देगा। अच्छा। फिर मैं मोशन में जाऊंगा हाँ, ईआई के, हाँ, फिर उनको बोलूंगा कि इसको मुझे ये करके दे, फिर मुझे वो कैरेक्टर के साथ में वो करके देगा। हाँ, तो क्या 10-15 मिनट में, 20 मिनट में मेरा वो कार्टून बन आपका बन जाएगा। जाएगा। तो मेरा करंट इशू में मैंने वो किया, वो ईआई का यूज है। ये अच्छा। लेकिन आज भी ईआई का यूज कोई भी अमेरिकन संस्था, फिल्म मेकर नहीं नहीं करता कर है। रहा है, बराबर है, क्योंकि अभी भी जैसे आपने बोला कि पहले तो कार्टून आपको बनाना ही पड़ा ठीक होगा, है। फिर उसके बाद लेकिन आपने एआई की हेल्प ईआई ली। की सेपरेट फिल्म्स बन सकती है। अच्छा। ये हो सकता है हाँ, कि ईआई में हम सेपरेट फिल्म बना सकते हैं, लेकिन जो पारंपरिक काम करना चाहते हैं, चाहते हैं। हम्म, वो एआई का यूज करते हैं, लेकिन हम्म, कॉन्सेप्ट आर्ट तक यूज करते हैं, स्टोरी बोर्डिंग के लिए यूज करते हैं। कोई काम फास्ट करना चाहे तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रेफरेंस के लिए एआई का यूज यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी जो नई फाइनल पीढ़ी है हमारी, इसके लिए यूज नहीं करते। बहुत ही बढ़िया। लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है अभी, वो तो फटाफट भागना चाहती है, वो तो हाँ, तुरंत ही चांद पे पहुंच जाना चाहती वो है। भागना तो चाहती उनके है। लिए तो एआई एक जैसे एंजल बन के हाँ सामने तो आ गया लेकिन है। अभी अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको कैलकुलेटर कब से जानती हो आप? जब बचपन में थी कैलकुलेटर था? नहीं था। नहीं, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर एक छोटा सा छोटा सा, अच्छा हाँ, वो डिवाइस कैलसी जैसे बिल्कुल था, वो था। था छोटा सा तो कैलकुलेटर। पहली 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 में जब थी तो आपको कैलकुलेटर दिया क्या माँ बाप नहीं ने? नहीं, कब तक नहीं दिया? 7th 8th तक कैलकुलेटर नहीं मिला था नहीं हमको। मिला था, 10वीं तक नहीं मिला नहीं था। मिला था, समझ लीजिए। आज ये कितना भी काम करे हाँ, कैलकुलेटर जैसा, हाँ, वो कैलकुलेशंस करता है। हाँ, कैलकुलेटर है हमारा, हाँ, विजुअल कैलकुलेटर जिसको अच्छा, बोलते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए जो एक फाउंडेशन होता है, अच्छा, बेस चाहिए उसके बेस, लिए। वो बेस तुमको पहले अपने ब्रेन को सबसे पहले तैयार करना बहुत जरूरी है कि तो ये द ब्रेन शुड बी रेडी फॉर एक्सेप्ट एआई। एआई, तो ये संदेश आप हमारे युवाओं को दे सकते हैं कि आप एआई के भरोसे पे सारी चीजें करने की फटाफट कोशिश मत कीजिए। पहले अपने ब्रेन को यूज कीजिए, अपने नई तकनीक को बनाइए, और उसके बाद एआई की हेल्प लीजिए। एआई की हेल्प लीजिए। मतलब ये नहीं कि आपने पूरा ही एआई को ले लिया है कि जैसे भाई ठीक है फाउंडेशन तो सर, तुमको करना ही चाहिए, फाउंडेशन बेस अपना रहना चाहिए। अपना फाउंडेशन बेस पूरा होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब तुम अगर, ये आप नई पीढ़ी को संदेश हाँ, देंगे। ये नई पीढ़ी को तो मैं ये यही बिल्कुल, संदेश देना चाहता हूँ हाँ, कि आपको अगर एआई में भी काम करना रहा तभी अपना फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। चाहे फिर तुम गणित तज्ञ हो या आर्टिस्ट हो, अगर आर्टिस्ट हो तो फाउंडेशन है, उसके बाद में जो कोर्सेस है वो बेसिक कोर्सेस तुमको पूरे आने चाहिए। तुमको कलर स्कीम की समझ आनी चाहिए, तुमको पर्सपेक्टिव की समझ आनी चाहिए, तुमको डेप्थ ऑफ फील्ड समझना चाहिए, तुमको कंपोजिशन समझना चाहिए। अगर ये तुमको समझा तो फिर तुम क्या कर सकते कि एआई को यूज करके अपने अपनी आइडियाज तुम क्रिएट कर सकते हो नहीं और तो फिर कैसा लोगों को होता है, बता सकते हो। बिल्कुल, तो एआई का यूज है, लेकिन वो यूज इस उसको अपने टाइप ऊपर का हावी मत होने दीजिए, या हावी उसका मत मिस यूज होने भी मत कीजिए, उससे क्रिएट करिए ताकि वो एक अच्छी चीज, क्योंकि हर चीज के यूज एंड मिस यूज दोनों होते हैं। हाँ, तो तो ये उसका यूज कीजिए और उससे अपने जो डरिए मत, आइडियाज हैं उसको और और आगे ये भी बढ़ाइए। मत सोचिए कि एआई से हमारे जॉब्स जाएंगे। हाँ, आप मुझे, अच्छा, हाँ, ये भी एक main point आप है। मुझे एक बात बोलो जी, कि मैं मेरे घर में जो पेंटिंग लगाता हूँ, हाँ, आपको मैंने एक प्रिंट दे दिया हाँ, अमिताभ बच्चन की, आप अमिताभ हाँ, बच्चन की चाहती हो, हाँ, और मैंने अमिताभ बच्चन का एक प्रिंट दिया, हम्म, तो आप उसको इतना लाइक नहीं करोगी जितना मैं पेंटिंग पेंटिंग करूंगा। से करके मैं होगा। हाथ से मैं करूंगा हाँ, जब, तब हाँ, वो लगाएगी तो आप बोलेंगे हाँ, अरे मेरे घर को ये पेंटिंग है बिल्कुल, जो विजयराव जी ने हाँ, क्योंकि बनाया वो है। भाव, हाँ, वो अपना और पूरा जब मैं प्रिंट दूंगा तो प्रिंट तो लाखों बस लाखों मिल जाएगी। मिलते हैं, प्रिंट तो तुमको बिल्कुल, आज के जमाने में आप मुझे बोलो, इतना एआई का जमाना है, आप बोलती हो राजा रवि वर्मा का, रवि वर्मा का पेंटिंग जी, 160 करोड़, 167 करोड़ में गया रिसेंटली, अभी इसके ऊपर मैंने मुंबई सकाळ में एक लेख लिखा था इसके अच्छा, ऊपर, राजा रवि वर्मा का पेंटिंग 167 करोड़ में क्यों गया, आप मुझे बता सकोगे? बिल्कुल, कि अगर एआई मान के लीजिए जमाने कला में के कदरदान अभी भी मौजूद है, कि अगर रहेंगे आखिरी इतने तक, करोड़ की पेंटिंग अगर ऐसी जा सकती जब तो तक प्रिंट भी तो निकल सकता जब था, तक ये वर्ल्ड है तब तक तब कला के तक कदरदान रहेंगे। कला के कदरदान नहीं, जो हाथ से बनाते हैं हाँ,
उसकी कदर करने वाले लोग रहेंगे, उसकी कीमत और बढ़ेगी। जैसा जैसा हाथ छूटेगा लोगों से और हाथ रेयर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, फिर ये अगर सब हाथ रेयर हो जाएगा तो चीजों की यूनिकनेस बढ़ कीमत बढ़ जाएगा, जाएगी। यस, तो उसकी कीमत बढ़ कीमत बढ़ जाएगी। इसीलिए राजा रवि वर्मा या इस तरीके के जो पेंटर्स हैं या जो चित्रकार हैं, जो देश के लिए एक नामचीन, मतलब जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है, देश का नाम रोशन किया, तो ऐसे लोगों की कमी अगर हुई तो बाद में धीरे धीरे ये रेयर केस में चले जाएंगे। जिस तरीके से हम बोल सकते हैं कि विजय राउत सर का नाम भी इसी फील्ड में आ सकता है। मैं बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ पेपर के ऊपर। कितना भी बड़ा हो, कोई भी आर्किटेक्ट हो, वो पेपर के ऊपर ही काम करता है। आर्टिस्ट है, वो पेपर के ऊपर ही काम करता है, बराबर, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन है, पेपर के ऊपर डायरेक्ट कनेक्शन है। ये मेरा थर्ड पर्सन है, मुझे पता नहीं जो मैं बोलूंगा वो करेगा, वो प्रयास के बाद में करेगा, लेकिन मेरा डायरेक्टली ब्रेन के थ्रू कनेक्शन होगा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज का जो एजुकेशन है वो इंजीनियरिंग के साथ में आर्ट होनी चाहिए, तो ही वो इमेजिनियर बनेगा। और आर्ट के साथ में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो ही वो इमेजिनियरिंग कहलाएगा। अच्छा, आर्ट इमेजिनियरिंग है। अच्छा, जो भी लियोनार्डो दा विंची है, वो लियोनार्डो दा विंची एक बहुत बड़ा क्या बोलते इमेजिनियर था। अच्छा, माइकल एंजेलो इमेजिनियर था। ये बड़े बड़े आर्टिस्ट जो थे, मतलब इनकी जो भी पेंटिंग्स थी, जो भी कुछ था, वो उनके इमेजिनेशन से करते थे। और ऐसा नहीं था कि देखा और बनाया। टेक्नोलॉजी पता थी उनको। अच्छा, उनको जो उन्होंने लियोनार्डो दा विंची ने जो 16वीं सदी में किया है, टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन उसमें दिया है, रोबोटिक उसने किया है, वो आज भी नहीं कर सकते लोग। अच्छा, इतना नॉलेज था। तो आर्ट के साथ में टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी, अब हम कार खरीदते हैं, तो कार खरीदते हैं तो उसका डिजाइन देखते हैं ना, वो डिजाइन देख के कार खरीदते हैं ना, वो तो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस रहती है। इंजीनियरिंग के माध्यम अगर उसमें देखे तो बहुत एडवांस रहती है, लेकिन वो बनाता कौन है? जो डिजाइनर बनाता है, बराबर है। घर बनाते हैं लेकिन घर में इंटीरियर डिजाइनर बनाता है, राइट। और बाद में उसको हमारे अंदर एक टेक्नोलॉजी, अब देख नहीं सकते, अगर हमारी अगर खाल निकाल दिया तो हम उसमें देखने से भूत बनेंगे, हमको बोलेंगे भूत है ये, लेकिन वही तो मेन है। वो क्या है? वो है एक ये हमारा जो हमारा ये ढांचा, वो हमारा मेन ढांचा जिस पे हमारा ये इंजीनियरिंग है, वो इंजीनियरिंग है। उसके बाद में वो जो मशीन है, वो मशीन को अच्छा दिखाने के लिए फिर निसर्ग ने क्या किया कि अपने एक बहुत सुंदर एक खाल बनाई, जिसको हम बोलते हैं कि ये लायन है, ये टाइगर है, ये डियर है, ये ह्यूमन है, ये मेल है, ये फीमेल है। आइडेंटिटी दी, और वो आइडेंटिटी डिजाइनर ने दी। अच्छा, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है कि इंजीनियरिंग के साथ में आर्ट होना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि हमको सिर्फ ये सभी इसमें यूज होता है। अभी का एजुकेशन बहुत चेंज हो गया, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ये भी इसमें चेंजेस होने चाहिए, लेकिन आर्ट में चेंजेस होने चाहिए। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है वो जब आर्ट के थ्रू ही, जैसे अगर उनको कोई पिक्चर बनानी है, जैसे कोई ब्रिज का बनाना है या कोई हाउस बनाना है या कोई और ऐसी दूसरी चीज बनानी है, तो वो पहले आर्ट ही करेंगे। वो पहले उसको पेपर पे ड्राइंग कॉन्सेप्ट आर्ट बनाएंगे, कॉन्सेप्ट आर्ट। यस, ये कॉन्सेप्ट आर्ट बनाना बहुत जरूरी है जी। उसके बाद ही वो नेक्स्ट उसपे इसीलिए मैंने तुमको बोला कि जितने भी आर्ट के कोर्सेस है, चाहे जेजी स्कूल ऑफ आर्ट में देखो स्कल्पचर है, स्कल्पचर, उसमें अभी आज डिजिटल स्कल्पचर बना सकते हैं। वो बेचारे कब तक वो महात्मा गांधी बनाएंगे, कब तक वो नेहरू जी बनाएंगे। जो कर रहे हैं एक बहुत बड़ी अमेरिकन एक संस्था है, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक करके, उसमें टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं, उसमें आर्टिस्ट काम करते हैं, उसमें स्कल्पटर काम करते हैं, जिन्होंने जुरासिक पार्क बनाया, बराबर है। कितना अभी अवतार बनाया है, अवतार क्या है? टेक्नोलॉजी आर्ट का मिक्सचर है कि तो वो हम लोगों ने इतना सीमित नहीं रहना चाहिए कि अरे आजकल तो मैडम आपको अप्लाइड आर्ट का कोर्स ही बाद हो गया। अच्छा, अभी तुम्हारे घर को फोटोशॉप है, तुम फोटोशॉप करती हो, तुम्हारा कोई शॉप होगा, उसके एडवर्टाइजमेंट करने की है, तो तुम किसी अप्लाइड आर्टिस्ट को क्यों बुलाएंगे? तुम बोलेंगे मैं कर लेती हूँ ना, ये हो जाता है ना। सब कुछ संभव है, इधर संभव है कि नहीं? तो तुम अप्लाइड आर्टिस्ट को फिर अप्लाइड आर्ट का कोर्स 5 साल का क्यों बनाया? फिर अप्लाइड आर्ट में तुम जो करते हो वो तो बाद होगा ना कोर्स। तो आज ऐसे कोर्स बनाने चाहिए जो कि ये वर्ल्ड को आगे लेके जाए। तो पेंटिंग ठीक है, पेंटिंग तो प्री हिस्टोरिक पीरियड से था, आज भी है, कल भी रहेगा,
प्रोस्पर्स भी आगे रहेगा। भी रहेगा, सही है। पेंटिंग तो लेकिन रहनी बाकी के जो व्यावसायिक कोर्सेज है हम्म। उसमें चेंजेस आने चाहिए, चाहिए। बराबर है। हाँ। पेंटिंग को टेक्नोलॉजी की जोड़ मिलनी चाहिए। यस। ये कोर्सेज हमारे यहाँ पे नहीं है, पूरे नहीं है, इंडिया में कहीं नहीं क्योंकि है। ये रोजगार बेस्ड नहीं है ना सर। हमारी जो एजुकेशन है शुरू से मैकाले से लेके अभी तक की, हम लोग सिर्फ नौकरी के लिए बात करते हैं हाँ। कि हम कोई ऐसे कोर्सेज कर ले जिससे हमको अभी जॉब मिल कितने, अभी जाए। इतनी इतनी एटीडी के कोर्सेस है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, कितने कितने लोगों को नौकरी मिली एटीडी के? कहाँ मिली है, वही नहीं तो मिलती। बात है ना। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि क्या है, ये कोर्स पूरे बाद हो चुके हैं। हाँ। आज गवर्नमेंट चाहती है, खुद मोदी जी चाहते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि बढ़ावा मिलना चाहिए एनिमेशन को। हाँ, अच्छा। एनिमेशन क्योंकि आर्ट और टेक्नोलॉजी का संगम है, मिश्रण है। हाँ, मिश्रण है, और आगे एआई के लिए सूटेबल है। ये बच्चा आगे जाके अगर उसको सरवाइव करना है तो ये उसको आना चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा सर फिर, क्योंकि वो जैसे वो अगर एआई आया या कुछ ऐसा हुआ तो फिर तो सारे जो भी है वो एआई कर देगा, तो इधर जो काम करने वाले लोगों की संख्या है वो कम नहीं होगी? नहीं, वो न हट नहीं जाएंगे वहां से? नहीं। फिर जैसे अभी आपने बताया कि जैसे फोटो के लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। आपको एक बात बोलता हूँ मैं, सिंपल। तुम एक पिक्चर बनाते हो, ठीक है, हाँ। 7 दिन में बनाते हो, 8 दिन में बनाते हो, हाँ। 7 महीने बनाते हो, 8 महीने में बनाते हो। आज एनिमेशन फिल्म बनाने के लिए 4 साल लगते हैं एक फिल्म, लोग लगते हैं 500-600, बराबर है। चार मतलब एक 90 मिनट की फिल्म बनाने के लिए 400 लोग लगते हैं, चार साल लगते हैं बनाने के लिए। अगर वो समय कम हो गया है और वो 7-8 महीने में अगर वो फिल्म बनाई उन लोगों ने, तो बिगड़ा किधर? एंटरटेनमेंट की तो जरूरत है ही, लोगों को कंटेंट की जरूरत है ही। अगर एनिमेशन फिल्म अगर 1 साल में बन गई तो बिगड़ा किधर है? नहीं, बिगड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जो पहले 400-500 लोग लग रहे थे आज भी लगेंगे, लग रहे हैं। आज भी 400-500 लोग अभी भी लग रहे हैं, अभी भी लगते हैं अलग, क्योंकि एक पार्ट नहीं है ना, अलग अलग पार्ट है। एडिटिंग है उसमें, म्यूजिक है, बाकी के सब 400-500 लोग के खाली एनिमेटर थोड़ी होते हैं, नहीं, अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, स्कल्पचर है। तो ये सब ये जब लगता ही है, क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड अभी एआई में आगे आएगा वो बात अलग है, लेकिन आज तो भी एआई इतना पावरफुल नहीं है कि वो डेप्थ ऑफ फील्ड उस टाइप से ला सकता है जैसा हॉलीवुड की मूवीज बनती है, जैसा बॉलीवुड की मूवीज बनती है। उसमें जो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड दिखता है, जो फिजिकल वे में होता है, फिजिकल वे में आप हमारी हमको शूट कर रहे हैं, तो यहाँ का डिस्टेंस और वहां का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैमरा कैलकुलेट कर रहा है, राइट। लेकिन एआई में वो बात नहीं हो रही अभी भी आगे आएगा जमाना, लेकिन हमने तैयार रहना चाहिए उसके लिए। हाँ, वही वाली हमारा यूनिकनेस बढ़ाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि एआई ने अगर इस तरीके से कैप्चर किया तो सारी चीजें तो वैसे ही बंद हो जाएगी। अब लोगों को तो क्या, हमारे यहाँ भारतीय, हम तो खास तौर पे हम इजी वे ढूंढते हैं, बराबर। अच्छा, ये इतनी आसानी से बन रहा है, चलो इसको यूज करो और इसको बना लो करके। तो फिर वो सारी चीजें अगर इस तरीके से बनने लग गई, सब लोग इजी वे में काम करने लग गए, बराबर, तो फिर ये जो मेहनत है या जो बिल्कुल सोच समझ के कोई चीज डिजाइन करनी है, फिर उसमें इफेक्ट डालना है, फिर उसको प्रेजेंट करना है, तो वो सब चीजें बंद होने लग जाएंगी। अभी तो एआई के थ्रू में कितने सारे लोग या कितने सारे बच्चे जो भी हैं, जो फटाफट एआई की मदद से ये पिक्चर बना ली, ये फिल्म बना ली, ये रील बना ली, ये सब बन रहा है। अभी कॉकरोच से रिलेटेड भी कई रील्स मैंने ऐसी देखी हैं जो साफ मालूम पड़ता है कि एआई के थ्रू बनी हुई है ये, बराबर। क्योंकि वैसे जो आप बोल रहे हो ना कि एक पोस्टर आप हाथ से बनाओ, आपने मैं बात बताता हूँ, स्पिलबर्ग की फिल्म्स जो बहुत रियलिस्टिक वे में बनाते हैं, स्पिलबर्ग कंपनी, वो ड्रीमवर्क्स और ड्रीमवर्क्स कंपनी है जो रियलिस्टिक का काम, रियलिस्टिक वे में एनिमेशन करती है। और डिज्नी की जो फिल्म है वो डिजाइन बेस पे करती है। डिजाइन बेस पे काम करने के लिए ये कितना भी कुछ भी हो जाए तो भी आज भी मैं, ये क्लेमेशन नाम का सब्जेक्ट है, मॉडल एनिमेशन जिसको बोलते हैं, जो प्रायोगिक वे में हम करते हैं, आज भी लोग उसको चाहते हैं। अच्छा। चिकन रन आपने देखी होंगी, इस सब दौर में, जबकि 3D है, 2D की फिल्म्स है, या सपोज ये सब कुछ जो बन रही है, इतनी सब फिल्म बन रही, फिर भी चिकन रन में चिकन रन चली, क्यों चली? क्योंकि वो जीवंत दिखते हैं, क्योंकि उसमें खुद मॉडल बनाए हैं, उसने किए। प्रयोग कभी मरते नहीं, प्रयोग जिंदा ही रहते हैं, और प्रयोग ने ही एआई को जन्म दिया है। वो तो है कि नहीं? बिल्कुल ह्यूमन, मतलब जो हमने एआई बनाने वाला भी ह्यूमन माइंड ही है, ह्यूमन माइंड ही है। वैसा ही ये प्रयोग कभी खत्म नहीं हो गए। वैसा ही आज जो, मैं तो ये बोलता हूँ कि जितना ही आगे जाएगा तुम्हारे हाथ का प्रभाव ज्यादा बढ़ाओ, ब्रेन का प्रभाव ज्यादा बढ़ाओ,
हाथ तो से तुम ज्यादा ज्यादा काम चलेगा। करने सीखो। सभी लोग बना रहे हैं एआई में, तो तुमने क्या करना चाहिए, हाथ से काम करना सीखना चाहिए, ताकि वो तुम्हारे वो लोगों के घर में लगे। हाथ से फिल्म बनाना चाहिए ताकि वो यूनिकनेस बन जाए उस फिल्म में। शॉर्ट फिल्म हो लेकिन वो यूनिकनेस रहेगा बाद में, तभी अरे वो बाप लोगों को रे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अभी कंपटीशन का जमाना है। कंपटीशन का, वो अगर लोग कोई चीज बोलेंगे अलग से दिखी, यूनिक दिखी, कोई बहुत अच्छी दिखी, तो ही लोग बाग आपकी चीज को देखेंगे, एग्जैक्टली। करेंगे, वरना स्क्रॉल होने में पटापट पटापट हो जाता है। तो यूनिकनेस बहुत जरूरी है। तुम आप देखते हो या ऐसे तुम अपने फोटोग्राफ्स वगैरह बनाए, वो सब तुमने कर लिया और तुम्हारे बच्चे ने एक सिंपल ड्राइंग बनाया, उसका तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा। तो यही होगा। ये भी एक संदेश युवाओं के लिए है कि यूनिकनेस रखिए, बहुत ढंग से चीजों को बनाइए, अपने हाथ और ब्रेन का यूज करिए, तभी आप मार्केट में चल पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे या आगे और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा पाएंगे। एआई ने माइंड को एक स्टक तरह नहीं से करना चाहिए, बिल्कुल एआई स्टक नहीं माइंड को करना स्टक चाहिए। कर रहा है और माइंड को और पॉज कर रहा है, वो बिल्कुल और मैं तो एआई का रोज यूज वो करता हूँ, हमारी। मैं रोज एआई का यूज करता हूँ। हाँ, लेकिन अपने ब्रेन मैं के साथ 100 में। ड्राइंग हाथ से बनाता हूँ, हाँ, शाम को तो सोते समय एक कार्टून बनाता हूँ अच्छा। और मैं उसको डिस्प्ले करता हूँ, बराबर है, वो एआई के थ्रू बनाता हूँ। हाँ, अभी क्या है, अभी तुमको दोनों भी चीज आनी चाहिए, दोनों भी चीज आनी वर्ल्ड चाहिए। कहाँ पे जा रहा है ये भी आना चाहिए, मुझे क्या बेचना है ये भी समझना चाहिए। अगर ये सब कुछ पता चला, ये सब कुछ अगर मैंने कॉलेज भी 2003 में अमरावती में जब मैंने लैमिनेशन लोग बोलते थे तब मैंने एनिमेशन लाया ना, मेरी यूनिक चीज थी, करके चली आज तक, बिल्कुल बराबर है, इसके आगे चलेगी, इसके आगे भी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। और मैं माइंड को डेवलप करने का मेरा स्कूल है। मेरा स्कूल कोई ये नहीं, मेरे यहाँ पे 4 घंटे हाथ से काम करते हैं, 4 घंटे कंप्यूटर के ऊपर काम करना मैं सिखाता हूँ, ठीक है। मैं राइट साइड ब्रेन को एक्टिवेट करना जानता हूँ, बराबर है। कोर्स स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बनाया, तो उस टाइप से हम लोग वो करते हैं। तो हमारे यहाँ भी बच्चों को कहीं पे भी वो फिल्म में वो लाइव फिल्म में भी काम कर सकता है, वो एनिमेशन फिल्म में भी काम कर सकता है, वो कॉमिक्स डिजाइन में भी काम कर सकता है, वो डिफेंस में काम कर सकता है, वो इंजीनियरिंग में काम कर सकता है। तो भूखा कैसे रहेगा, काम तो उसको मिलेगा, राइट। बस वो तो ये एक एनिमेशन का बहुत अच्छा सर ने हमें बताया है। रोजगार की इसमें बहुत बहुत ही ज्यादा संभावना है। और जो उन्होंने बेसिक बताया है, बीएससी मतलब साइंस से रिलेटेड आर्ट है ये। मतलब आपको अगर आर्ट करना है तो आपको साइंस की जानकारी होनी ही चाहिए कि कौन सा किस डिग्री कौन तक जाएगा, किस तरीके से उसकी ड्राइंग होगी, कितने लिमिट रहेगा, कितना सेंटीमीटर रहेगा, कितना मीटर रहेगा। तो ये सब जानकारी आपको साइंस के थ्रू ही मिलती है। इसलिए सर जो चलाते हैं, मैं स्टार्टिंग में मैं सोच रही थी कि ये किस तरीके से होता है कि बीएससी एनिमेशन, एमएससी एनिमेशन, एंड देन अब तो सर पीएचडी के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो जब सर ने मुझे बताया तब समझ में आया कि अच्छा, ये बीएससी मतलब साइंस से रिलेटेड जितने भी आपके कैलकुलेशन है या जितनी भी चीजें साइंस को रिलेट करती हैं, वो सब आर्ट से कनेक्टेड है। तब कहीं जाके एक एनिमेशन फिल्म का निर्माण होता है। इसलिए मेरे बच्चे बेल्जियम में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, क्या बात सब जगह पे। मतलब ये एक बहुत बढ़िया ये चल रहा है। अच्छा, तो आर्ट का इस तरीके से जो हमारे शहर में आया है, एनिमेशन के थ्रू बच्चे जानकारी ले सकते हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत लाभकारी होगा। और हम तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस तरफ में आएं और आगे जाके अपने कैरियर को बनाएं, कैरियर को आगे बढ़ाएं। चलते चलते में एक सवाल बस ये कि आपने बोला था कि राज ठाकरे से आपने समाज सेवा का भी कुछ सीखा है करके, तो कला और समाज सेवा, ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे है? मतलब समाज सेवा से आप कैसे जुड़े? कला भी एक समाज सेवा ही है। बिल्कुल। जब मैं कोई कार्टून करता हूँ तो और लोगों को मैं अवेयर करता हूँ, तो वो भी समाज सेवा ही है। जी, तो ये दूसरी बात ऐसी ही है। ये एक टाइप की समाज सेवा हो गई। दूसरी है कि एक्चुअल फिजिकल वे में समाज सेवा करना जी हर आदमी का कर्तव्य है, हर आदमी का, सिर्फ कलाकारों का नहीं। जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ, उसको इस दुनिया को कुछ देना है। जब मैं पैदा हुआ, मेरा मकसद मुझे पता चाहिए कि मैं क्यों पैदा हुआ, अच्छा, मुझे क्यों पैदा किया गया, और मुझे देना लगता है। मैं यहाँ पे आया तो मैं कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मातोश्री वृद्धाश्रम मैंने एक स्थापना की थी। आज उसको 30 साल करीब हो गए। मेरे पिताजी अभी तक चलाते थे। मेरे पिताजी 90 इयर्स ओल्ड है अभी। अभी हम लोग मियाँ बीबी दोनों भी मुंबई से, हम तो मैं तो मुंबई में वर्ली में रहता हूँ, काफी अच्छे एरिया में रहता हूँ। वो सब छोड़ के मैं और मेरी बीबी यहाँ पे आ गए। हम वृद्धाश्रम में रहते हैं।
मैं यहाँ पे आया हूँ वृद्धाश्रम शायद, उनके साथ में मैं खाना खाता हूँ, अच्छा, उनके साथ में मैं सब कुछ उनके साथ में एक्टिविटीज में करता हूँ, बराबर है। जी, मैं समझता हूँ कि मेरे 60-70 माँ बाप है, अच्छा, जिनका मतलब, और ध्यान रख रहे हैं आप, मैं जिनकी चाहता हूँ कि वो सेवा कर वृद्धाश्रम रहे ना हैं। हो, वो एक घर है मेरा, हम्म, ये वृद्ध लोगों का हम्म, घर है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, और वो मेरे पिताजी एक जैसे, फैमिली माता जी जैसा हो गया जैसे है वो आपका, फैमिली है। और परिवार हो गया है वो। मुझे उसमें से कोई बिजनेस नहीं करना है, कोई हाँ, धंधा नहीं करना है, मेरी वो फैमिली है बस। अच्छा, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इनको इनकी सेवा करें, ऐसे ही करते रहे ऐसे आप ही सब। सेवा करते रहे, और ये हमारा कर्तव्य है, हम कोई बहुत उपकार अच्छी नहीं कर बात रहे। है जी, और बिल्कुल। हम नहीं चाहते कि हम कोई, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई, मैं समाज सेवक हूँ, मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ, जी, मैं बोलता हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ, जी, लेकिन मैं आदमी हूँ, आदमी हूँ तो कुछ करना है, कुछ सेवा करना देनी है, है, सेवा समाज देनी के है, प्रति जो कर्तव्य समाज के है, प्रति मेरा हमारे कर्तव्य जो है बुजुर्गों के मुझे प्रति जो निभाना चाहिए। कर्तव्य है वो निभा रहे मैं हैं बड़े आप। प्यार से निभाता हूँ, बिल्कुल। मैं कोई उसको बाजा गाजा नहीं करता हूँ, मैं जाता नहीं हूँ कहीं पे, मैं ये करता हूँ, मैं कोई किसी को जाके पैसे नहीं मांगता हूँ, जितने भी मेरे पास में है वो उनका है, और जो उनका है वो मेरा, हमारा है। उनके पास में बिल्कुल नॉलेज सही, है। बिल्कुल सही बात है। मातोश्री उनका वृद्धाश्रम अनुभव है, चलाता हूँ उनका मैं अमरावती नॉलेज में। है, क्या बात है हाँ। सर। तो आज हमारे साथ में विजय राउत सर थे, जिन्होंने अपनी कला के बारे में, अपने आर्ट के बारे में, एनिमेशन के बारे में, और सबसे बड़ी बात समाज सेवा के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी है। आर्ट सही है, एनिमेशन सही है, आप रोजगार के पीछे भाग रहे हैं। सारे जो हमारी युवा पीढ़ी है अभी किसी न किसी तरीके से बस जॉब लेना चाहती हैं, किसी न किसी तरीके से अर्निंग करना चाहती हैं, उसके लिए वो कई तरीके के प्रयास भी कर रही हैं। कार्टून है, एनिमेशन है, रील्स का तो अभी जमाना है, तो रील्स बनाने के लिए भी वो इसी चीज का यूज कर रही हैं, इसी का प्रयोग कर रही हैं, आर्ट का, एनिमेशन का, एआई का, सबका प्रयोग हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में ये कीजिए, आप करना जरूरी है, क्योंकि आगे सरवाइव करने के लिए अर्निंग जरूरी है। लेकिन इसके साथ में जो राउत सर कर रहे हैं, बुजुर्गों की सेवा, उनका आशीर्वाद, उनके अनुभव से लाभ उठाना, उनका ध्यान रखना, ये बड़े दुख की बात है कि हमारा भारतीय समाज, हमारा भारत का जो कल्चर था, जहाँ हम संयुक्त फैमिली के रूप में रहते थे, जहाँ हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में थे, हमारे चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, हम सब लोग जहाँ साथ में रहते थे, वहां इस परिस्थिति में हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत पड़ रही है। ये बहुत अलग बात मुझे लग रही है, क्योंकि ये कल्चर भी शायद हम विदेशों से उठा रहे हैं, कि विदेशों में इस तरीके की चीजें होती है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके की चीजें कभी नहीं थी। तो हम ये चाहेंगे राउत सर के संदेश के अनुसार, राउत सर ने जो हमें बताया है उसके अनुसार, कि हम इसको भी एक परिवार की तरह माने। ये हमारा सही बात परिवार है, ये हमारा ये परिवार। धंधा नहीं है, ये हमारा कोई उपकार नहीं है किसी के ऊपर। हम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, हम एक परिवार की तरह उनका ध्यान रख रहे हैं। और आगे हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, सब साथ रहने का, बड़ों का सम्मान, उनके अनुभव से सीख लेना, छोटों को प्यार देना, ये इस तरीके से चलता रहे। बस यही हमारी कामना है, शुभकामनाएं हैं। सर का संदेश आप सभी लोगों तक पहुंचे, कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कम से कम अपने पेरेंट्स का ध्यान रखे, माँ बाप की सेवा करे, या माँ बाप का, ऐसा नहीं है कि सेवा करने का मतलब बिल्कुल आप उनका वही करें, लेकिन एटलीस्ट उनको वृद्धाश्रम तक ना जाने दें। ऐसी नौबत ना आए कि वे वृद्धाश्रम तक पहुंचे। इस तरीके के आश्रम और न खुले सर, हम यही उम्मीद रखेंगे। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे समाज को दी है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली, धन्यवाद। और निश्चित ही हमारे युवा इससे लाभ उठा पाएंगे।